हाय एवरीवन, पॉलिटी के इस सेशन में आपका स्वागत है। हम क्लास 6 NCERT पॉलिटी की क्लास ले रहे हैं, जिसमें हमने विविधता की समझ अध्याय 1 हमने कल पढ़ लिया था। दोस्तों, हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए NCERT का बहुत महत्व है। इसलिए अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप NCERT की किताबें ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इससे आपका बेस काफ़ी मज़बूत होगा। कहने को भले ही ये 6 क्लास की NCERT है, लेकिन आपके बेस को मज़बूत करने के लिए, आपकी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए ये बहुत अहम भूमिका निभाती है। दोस्तों, अगर आप IAS, IPS, PCS या किसी भी स्टेट PCS या SSC नेट किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने दूसरे अध्याय से। इकाई 2, सरकार। तो आइए अध्याय 3, सरकार क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं और अध्ययन करते हैं। दोस्तों, आपने सरकार शब्द का जिक्र कई बार सुना होगा। इस पाठ में आप यह पढ़ेंगे कि सरकार क्या है और ये हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकारें क्या करती हैं, वे निर्णय कैसे लेती हैं। अलग अलग तरह की सरकारें, जैसे लोकतांत्रिक सरकार एवं राजतंत्रीय सरकार के बीच क्या अंतर है, चलिए पढ़कर पता लगाते हैं। यहाँ पे आप अखबार के कुछ टुकड़े देख सकते हैं, जिसमें कुछ हेडिंग है। सरकार के कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग, बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री, प्याज की दर में उछाल, सरकार ने प्याज के दाम तय किए, सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 और न्यायाधीश, सरकार ने 15,000 से अधिक गाँव को सूखाग्रस्त घोषित किया, और है कोयला और बिजली विभाग के पुनर्गठन के पक्ष में है सरकार। ये कुछ हेडिंग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर दी गई अखबार की सुर्खियों को देखिए। इसमें सरकार के जिन कामों की बातें की जा रही हैं उनकी सूची बनाइए, 1 2 3 4। क्या सरकार का काम बहुत ही विस्तृत नहीं है? आपके अनुसार क्या है? कक्षा में इस पर चर्चा कीजिए। चलिए आइए अपने लेसन की शुरुआत कर रहे हैं। हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं। सड़कें और स्कूल कहाँ बनाए जाएं, बहुत ज़्यादा महंगी हो जाने पर किसी चीज़ के दाम कैसे घटाएं, अथवा बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है। उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। इनके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक एवं रेल सेवाएं चलाना। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। उसकी जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले।
जब प्राकृतिक विपदा घेरती है जैसे सुनामी या भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध करता है तो लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का ही अंग है। शायद आपको ये जानकर अचरज हो रहा होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है और सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों ज़रूरी है। जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सके। कुछ नियमों की ज़रूरत होती है जो सब पर लागू हो। उदाहरण के लिए संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की ज़रूरत होती है ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है। वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, और ये है फेरी क्वीन एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाते हुए। आगे है सरकार के स्तर। क्या आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीज़ों के लिए जिम्मेदार है? तो क्या आप सोच सकती हैं कि सरकार ये सारे इंतज़ाम कैसे करती होगी? दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है। स्थानीय, यहाँ पे आप भारत का मैप भी देख सकते हैं। स्थानीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर एवं राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार कितने स्तर पर काम करती है? 3। स्थानीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर एवं राष्ट्रीय स्तर पर। स्थानीय स्तर का मतलब आपके गांव, शहर या मोहल्ले से है। राज्य स्तर का मतलब है जो पूरे राज्य को ध्यान में रखेगी, जैसे हरियाणा या असम की सरकार पूरे राज्य में काम करती है। राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। इस किताब में आप आगे चलकर पढ़ेंगे कि स्थानीय सरकार कैसे काम करती है और आगे की कक्षाओं में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के कामों के बारे में जानेंगी। यहाँ पे आप भारत का मैप देख सकते हैं। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। राज्य स्तर, और ये है जिला स्तर, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए देखते हैं सरकार एवं कानून। सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मानने होते हैं। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही ये ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करे। उदाहरण के लिए एक कानून है कि गाड़ी चलाने वालों के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए तो उसे जेल की सज़ा काटनी पड़ती है या जुर्माना भरना पड़ता है। किसी दूसरे के कानून को लेकर यह विचार कीजिए कि लोगों के लिए उसे मानना क्यों ज़रूरी है। नेक्स्ट है सरकार जो कार्रवाई कर सकती है, उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे भी कुछ कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसको उसके धर्म या उसकी जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया तो वह न्यायालय जा सकता है और ये दावा कर सकता है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की ज़रूरत है। सरकार के प्रकार। सरकार को निर्णय लेने और कानूनों का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है? इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में कैसी सरकार है। लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं। लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं। वे अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। एक बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं।
लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है। एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे राजतंत्रीय सरकार कहते हैं। इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास रहती है। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार पर नहीं बतानी पड़ती है और ना ही अपने निर्णयों की सफाई देनी पड़ती है। यहाँ पे आप राजा का एक चित्र देख सकते हैं। लोकतांत्रिक सरकार, जानते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार क्या है। भारत एक लोकतंत्र है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाइयाँ लड़ी। संसार में और भी कई देश हैं जहाँ लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किए हैं। ऊपर बताया जा चुका है कि लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है। इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ये प्रतिनिधि मिलकर, यहाँ पे आप देख सकते हैं, चुनाव डालते हुए सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार न दे। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी। अपने शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थी जो पढ़े लिखे थे और जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। इसका मतलब था कि औरतें, गरीब और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चल रहे थे जो ये गिने चुने पुरुष बनाते थे। भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था। इसीलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। उन्होंने भी जोर शोर से यह मांग उठाई। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा था, मैं ये विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वो वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं, वोट नहीं दे सकता। दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता वह वोट नहीं दे सकता क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। यहाँ पे वोट्स फॉर वुमेन। संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी है। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों की सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं और अंग्रेजी में इसे सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। सफ्रेज मूवमेंट का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुषों को काम माने जाते थे। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया तो लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िबद्ध धारणाएं बना रखी थी कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती। इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने की में समान रूप से योग्य माना जाने लगा। महिला मताधिकार आंदोलन के साथियों ने सभी महिलाओं के लिए वोट देने के अधिकार की मांग की। उनकी आवाज़ सुनी जाए, इसके लिए उन्हें जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों से बांधकर प्रदर्शन किया। उनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल गईं और भूख हड़ताल पर बैठीं। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड की औरतों को यह अधिकार कुछ सालों बाद 1928 में मिला। बस ये हुआ हमारा आज का चैप्टर फिनिश।
आगे है अभ्यास, जो कि हम किसी नेक्स्ट वीडियो में सब सॉल्व करेंगे। आगे है किताब कैसे इस्तेमाल करें, इकाई 3, जो कि हम कल के अध्याय में पढ़ेंगे। तो बने रहिए मेरे इस चैनल पर। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।